अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूरज से तो डूबना नहीं रोशनी फैलाना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो रास्ते पर चलना नहीं रास्ते बनाना सीखो। हाँ फ्रेंड्स, हमें दीपक से जलना नहीं मुस्कुराना सीखना है। हमें सूरज से डूबना नहीं रोशनी फैलाना सीखना है। हमें अपने शिखर और लक्ष्य पर पहुंचना है। इसके लिए हमें रास्ते पर चलना नहीं बल्कि स्वयं ही रास्ते बनाना सीखना है। हाय फ्रेंड्स, इधर भी इन ए ग्लैड सम लोग एंड ग्लैड एंड गॉड ब्लेस यू सो मच। आई एम राकेश सिंह and you are watching my study channel Charisma Study Zone. Friends, in this part of English literature, we shall practice English based on TGT, PGT, GIC and other exams. I hope this video will be very helpful to you. Then now let's go and start it. The question number 75. Identify the dramatist who does not belong to the group of dramatists known as the university wit. आपको उस नाटककार का ग्रुप पहचान करना है जो यूनिवर्सिटी विट के रूप में जाने जाती हैं। तो जो यूनिवर्सिटी विट के जो ड्रामेटिस्ट हैं उन ड्रामेटिस्ट के ग्रुप में आपको उस राइटर को पहचानना है जो उस ग्रुप में नहीं है। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी विट ग्रुप में जो ड्रामेटिस्ट आते हैं जिनके नेम हैं जॉर्ज पील, यानी जॉर्ज पील यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। जॉन लिली यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। थॉमस लॉज और यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। तो जॉर्ज पील, थॉमस लिली एंड थॉमस लॉज ये यूनिवर्सिटी विट के राइटर हैं। आपको बताना है जो यूनिवर्सिटी विट में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हेवुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, who was the only representative of the writers of real comedies in a pre-Shakespearean drama. आपको बताना है the only representative of the writers of real comedies in a pre-Shakespearean drama, यानी प्री शेक्सपियरियन ड्रामा काल में रियल कॉमेडी का एकमात्र प्रतिनिधि लेखक। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा के अंदर रियल कॉमेडी का एकमात्र प्रतिनिधि लेखक का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन लिली। यानी जॉन लिली वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइटर्स ऑफ रियल कॉमेडीज इन अ प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 77. The first pure English comedies. The first pure English comedies. आपको बताना है फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी का नाम। तो इसका राइट आंसर है राइस्टर डाइस्टर, यानी राल्फ राइस्टर डाइस्टर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको नीचे दिए गए जो प्लेज हैं, नाटक हैं, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है, यानी कालक्रम में रखना है। तो इन्हें कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट में पहले सैकविल एंड नॉर्टस गार्बोडक, ये जो बुक है सैकविल एंड नॉर्टन्स गार्बोडक, इसका काल क्रम है 1562। इसके बाद आफ्टर दैट सी जॉर्ज
गास्कोइन जोकास्टा, जॉर्ज गास्कोइन जोकास्टा। इसका पीरियड है 1566, यानी 1566। आफ्टर दैट नंबर डी, ग्रैमर गर्टन्स नीडल, ग्रैमर गर्टन्स नीडल। इसका पीरियड है 1575। एंड एट लास्ट नंबर ई, थॉमस ह्यूज, द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ आर्थर। तो फ्रेंड्स इसका एज है 1588। तो इस तरह से इसके राइट ऑप्शन बनेंगे फर्स्ट बी, आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट डी एंड एट लास्ट ए, बी सी डी ए। तो इसके राइट ऑर्डर होंगे बी सी डी ए। नाउ द नेक्स्ट 79। शेक्सपियर अराइव्ड इन लंदन। शेक्सपियर लंदन में कब आए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1586। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 80। द ग्रेट मेरिट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट, द ग्रेट मेरिट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट was, the great merit of the university wit was that they came with their passion and poverty। यानी यूनिवर्सिटी विट के जो राइटर थे उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि दे केम विद देयर पैशन एंड पावर्टी, वे अपने पैशन और पावर्टी के साथ आए, यानी वे अपने शौक और पद्य लेकर आए। एंड देयर एकेडमिकल ट्रेनिंग, और वे अपने शैक्षिक प्रशिक्षण लेकर आए। टू यूनाइट दिस फोर्सेस, ताकि इन प्रभावों को एकीभूत किया जा सके, जोड़ा जा सके। एंड दस टू गिव अस शेक्सपियर ए प्लेजेबल एंड फिटिंग मीडियम, और इस तरह से शेक्सपियर को एक लचीला और एक उपयुक्त माध्यम दिया जा सके फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ देयर जीनियस, ताकि उनकी प्रतिभा की अभिव्यक्ति हो। तो फ्रेंड्स आपको बताना है आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु एक्सप्रेस्ड द अबव ओपिनियन। आपको इस राइटर का नाम बताना है जिसने यह स्टेटमेंट कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकोल, ए निकोल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 81। नेम द प्ले विच इज नॉट रिटन बाय जॉन लिली, नेम द प्ले विच इज नॉट रिटन बाय जॉन लिली, यानी जॉन लिली के द्वारा लिखे गए नाटक में वह कौन सा नाटक नहीं है, आपको मार्क करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बादशाहबी, ये जॉन लिली की रचना नहीं है। द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बादशाहबी, यह जॉन लिली की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखते हैं जॉन लिली के जो वर्क्स हैं। ए मोस्ट एक्सीलेंट कॉमेडी ऑफ अलेक्जेंडर एंड कॉम्पास्प, ये जॉन लिली का वर्क है। शाफो एंड पाओ, जॉन लिली का यह वर्क है। द मैन इन द मून, यह भी जॉन लिली का वर्क है। तो जो जॉन लिली का वर्क नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बादशाहबी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 82। Calls Marlowe the first great poet, the father of English tragedy, and the creator of blank verse। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है कॉल्स मार्लो, जो क्रिस्टोफर मार्लो को द फर्स्ट ग्रेट पोइट, यानी पहला महान कवि,
और द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी का फादर, एंड द क्रिएटर ऑफ ब्लैंक वर्स, और क्रिएटर ऑफ ब्लैंक वर्स कहता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो को यह एपिथेट देने वाला जो राइटर है वह है स्विनबर्न। यानी स्विनबर्न कॉल्स मार्लो द फर्स्ट ग्रेट पोइट, द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड द क्रिएटर ऑफ ब्लैंक वर्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 83। मार्लोज ब्लैंक वर्स इज आल्सो नोन एज। मार्लोज ब्लैंक वर्स, मार्लो के ब्लैंक वर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटी लाइन। ब्लैंक वर्स जिसका मतलब अनुप्रास रहित छंद होता है, तो मार्लोज का ब्लैंक वर्स इज आल्सो नोन एज माइटी लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 84। मार्लोज ओनली हिस्टोरिकल प्लेजेस, मार्लोज ओनली हिस्टोरिकल प्लेजेस नोन एज। मार्लो का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड सेकंड। मार्लो का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक एडवर्ड सेकंड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 85। रिमार्क्ड, किसने यह रिमार्क किया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है? मार्लो इज द रैप्चरस लिरिस्ट ऑफ लिमिटलेस डिजायर। मार्लो इज द रैप्चरस लिरिस्ट ऑफ लिमिटलेस डिजायर। यानी मार्लो असीमित इच्छा का सुखदायी या आनंददायी गीतकार है। शेक्सपियर इज द मजेस्टिक स्पोक्समैन ऑफ एन इनएक्सरबल मारला। जबकि शेक्सपियर कठोर नैतिक नियमों के शानदार प्रवक्ता हैं। तो आपको यह बताना है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफ बोआस। यह बोआस का यह स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डिंग फर्स्ट नावल। गोल्डिंग फर्स्ट नावल यानी विलियम गोल्डिंग का पहला नावल कौन सा है, आपको बताना है। विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट नावल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज गोल्डिंग्स फर्स्ट नावल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 87। सर जॉन फॉलस्टॉफ, सर जॉन फॉलस्टॉफ इज वन ऑफ शेक्सपियर ग्रेटेस्ट। आपको बताना है सर जॉन फॉलस्टॉफ जो कैरेक्टर है वह शेक्सपियर का एक महानतम किस तरह का कैरेक्टर है, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा कॉमिक फिगर्स, यानी हास्य या चरित्र का व्यक्ति है सर जॉन फॉलस्टॉफ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 88। द फ्रेज पैथेटिक फैल्सी वाज काइंड बाई। यह जो फ्रेज है पैथेटिक फैल्सी, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है जॉन रस्किन। यानी पैथेटिक फैल्सी जो फ्रेज है इसका आविष्कार जॉन रस्किन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 89। फिलिप लार्किन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। फिलिप लार्किन किसके द्वारा प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, W.B. Yeats। यानी फिलिप लार्किन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय W.B. Yeats। नाउ द नेक्स्ट 90। डार्कनेस एट नोन इज ए नावल। डार्कनेस एट नोन यह किसका नावल है, आपको बताना है। तो डार्कनेस एट नोन यह लिखा हुआ है आर्थर कोस्टलर के द्वारा। डार्कनेस एट नोन इज ए नावल बाय आर्थर कोस्टलर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट 91। द वुमन इन द मून, द वुमन इन द मून वन ऑफ द अर्लीस्ट रोमांटिक कॉमेडीज। एक सबसे प्रारंभिक रोमांटिक कॉमेडी जिसका टाइटल है द वुमन इन द मून। आपको बताना है यह किसके द्वारा लिखा गया है, द वुमन इन द मून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन लिली।
जॉन लिली के द्वारा लिखा हुआ है द वुमन इन द मून, जो कि एक प्रारंभिक रोमांटिक कॉमेडी है। नाउ द नेक्स्ट 92. Which of the following plays is written by Robert Greene? Which of the following plays is written by Robert Greene? आपको बताना है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा हुआ कौन सा एक प्ले है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द वुंड्स ऑफ द सिविल वार। द वुंड्स ऑफ द सिविल वार इज रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट 93. Which of the following arrangements of English plays is in the correct chronological sequence? यहाँ इंग्लिश प्लेज के जो बुक्स दिए गए हैं, आपको इन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में प्लेस करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साफो एंड पाओ। साफो एंड पाओ जो कि जॉन लिली के द्वारा लिखा हुआ है। इसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द स्पेनिश ट्रेजेडी, टम्बरलिन, डॉक्टर फास्टस, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी। इसके बाद एडवर्ड सेकंड, द ट्रेजेडी ऑफ टीटो एंड द क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है। नाउ द नेक्स्ट 94. Come Helen, come Helen, come, give me my soul again. Come Helen, come, give me my soul again. Here will I dwell, for heaven is in these lips, and all is dross that is not Helen. आपको बताना है कि द एबव लाइन अकर इन, यह उपयुक्त पंक्ति किस बुक में आई हुई है। कम हेलेन कम, गिव मी माई सोल अगेन। आओ हेलेन आओ, मुझे मेरी आत्मा फिर से दे दो। हियर विल आई ड्वेल, और मैं यहाँ निवास करूँगा। फॉर हेवन इज इन द लिप्स, क्योंकि स्वर्ग तो इन्हीं होठों पर है। एंड ऑल इज ड्रास दैट इज नॉट हेलेन, और वह सब कुछ तलछट है जो कि हेलन नहीं है। तो आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किस बुक में आई हुई है। तो फ्रेंड्स यह बुक डॉक्टर फास्टस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डॉक्टर फास्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई बुक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट 95. द गुड एंजल एंड द इवल एंजल, द गुड एंजल एंड द इवल एंजल अपीयर इन। द गुड एंजल एंड इवल एंजल यह किस बुक में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर फास्टस, क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ बुक डॉक्टर फास्टस के अंदर गुड एंजल एंड द इवल एंजल आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 96. हु काइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। मार्लोज माइटी लाइन यह जो फ्रेज है इसका आविष्कार किसने किया। तो आंसर नंबर बी राइट होगा, बेन जॉनसन। मार्लोज माइटी लाइन यानी बेन जॉनसन के द्वारा यह काइन किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 97. द नेम ऑफ शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस आपको बताना है, शेक्सपियर का जन्म स्थान का नाम बताना है। तो राइट आंसर है स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। स्टैटफोर्ड ऑन एवन या स्टैटफोर्ड अपॉन एवन शेक्सपियर का यह बर्थ प्लेस है। ऑप्शन नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस 98. हु अफर्म दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक। किसने इस बात पर जोर दिया कि शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन और ग्रीक की जानकारी थी, यानी लैटिन और ग्रीक के बारे में शेक्सपियर कम जानते थे।
इस बात को किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। दैट मीन्स बेन जॉनसन affirmed that Shakespeare knew small Latin and Greek. ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। Now the next sentence 99. Identify the title of a collection of verse which appeared in 1599 with a Shakespeare's name the title page. आपको बताना है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए वर्स। आपको उस वर्ष कलेक्शन का टाइटल बताना है विच अपीयर्ड इन 1599 जो 1599 में आया विथ शेक्सपियर्स नेम द टाइटल पेज और साथ में जिस पर शेक्सपियर के टाइटल पेज का नाम लिखा हुआ था। तो उस वर्ष कलेक्शन का टाइटल है फ्रेंड्स द पैशनेट पिलग्रिम। द पैशनेट पिलग्रिम ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखते हैं वेनस एंड एडोनिस जो शेक्सपियर का लिखा हुआ यह है लॉन्ग पोएम है वेनस एंड एडोनिस। द रेप ऑफ लुक्रेस यह भी शेक्सपियर का लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 100। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर के नाटक का फर्स्ट फोलियो एडिशन वाज प्रिंटेड इन किस समय प्रिंट हुआ था? तो फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज यह प्रिंट हुआ है 1623 में 1623 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 101। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज सॉनेट्स टू ए सर्टेन मिस्टर डब्ल्यू.एच। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज सॉनेट्स यानी शेक्सपियर ने अपने सॉनेट को समर्पित किया टू ए सर्टेन मिस्टर डब्ल्यू.एच यानी डब्ल्यू.एच नामक किसी व्यक्ति को एज बीइंग द ओनली बिगेटर ऑफ द सॉनेट्स जिसे सॉनेट का एकमात्र जन्मदाता के रूप में जाना गया। तो सॉनेट का एकमात्र जन्मदाता के रूप में मिस्टर डब्ल्यू.एच नामक किसी व्यक्ति को शेक्सपियर ने सॉनेट डेडिकेट किए। तो आपको बताना है हुआ जी वह व्यक्ति कौन था? मिस्टर डब्ल्यू.एच कौन व्यक्ति था फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। नाउ द नेक्स्ट 102। शेक्सपियर addressed the second group of his sonnet to the dark lady. Shakespeare addressed the second group of his sonnet to the dark lady. यानी शेक्सपियर ने अपने सॉनेट के दूसरे समूह को द डार्क लेडी को संबोधित किया। हूँ मे बी वह डार्क लेडी कौन हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैरी फीटन। यानी वह डार्क लेडी जो थी जिसका नाम था मैरी फीटन। तो शेक्सपियर ने अपने सॉनेट के सेकेंड ग्रुप को डार्क लेडी के रूप में मैरी फीटन को संबोधित किया। नाउ द नेक्स्ट 103। आइडेंटिफाई द प्ले विच वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो। आपको बताना है उस प्ले को आइडेंटिफाई करना है विच वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन जिसे फर्स्ट फोलियो एडिशन से विलुप्त कर दिया गया था, गायब कर दिया गया था। तो वह प्ले है पेरिक्लिस। यानी 1623 में जब फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का आता है तो उसके फोलियो में पेरिक्लिस को हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 104। पोर्शिया ए फेमस कैरेक्टर अपीयर्स इन। पोर्शिया ए फेमस कैरेक्टर अपीयर्स इन। पोर्शिया नाम की प्रसिद्ध कैरेक्टर किस में आई हुई है? आपको ड्रामा का नाम बताना है। शेक्सपियर के 4 ड्रामा जो कि लिखे गए हैं एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच आडू अबाउट नथिंग, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इसमें पोर्शिया नाम का कैरेक्टर किस में आया हुआ है?
तो इसका राइट आंसर है मर्चेंट ऑफ वेनिस। यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ड्रामा है शेक्सपियर का, जो कि ट्रेजिडी कॉमेडी ड्रामा है, इसमें पोर्शिया नाम की फेमस कैरेक्टर आई हुई है। नाउ द नेक्स्ट 105, आइडेंटिफाई द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया अंतिम प्ले आपको बताना है। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया अंतिम प्ले कौन सा था प्ले? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरिएट। यानी शेक्सपियर ने हेनरिएट ड्रामा को अंत में लिखा। एंड एट द लास्ट क्वेश्चन 106, आइडेंटिफाई द रिटोरिकल फिगर। आपको रिटोरिकल फिगर यानी फिगर ऑफ स्पीच आपको चूज करना है। यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ टेनिसन्स। यानी टेनिसन का जो ये लाइन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो लाइन है, फैथ अनफैथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। फैथ अनफैथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। फैथ अनफैथफुल यानी निष्ठाविहीन श्रद्धा, निष्ठाविहीन श्रद्धा ने केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, उसे असत्य रूप से सत्य बनाए रखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैथ और अनफैथफुल दोनों शब्दों में, दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत वर्ड हैं। एंड और यहाँ फॉल्सली और ट्रू, फॉल्सली और ट्रू यह भी दोनों शब्द अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब शब्द या फ्रेज में अपोजिशन होता है तो वहाँ जो है कि ऑक्सीमोरन बनता है फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बनेगा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन दैट मीन्स, ऑक्सीमोरन जिसका मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार बनेगा क्योंकि फैथ अनफैथफुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, फॉल्सली और ट्रू भी एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये रहे इस वीडियो के क्वेश्चंस। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। नाउ लेट्स बिड फेयरवेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।